गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे और बायोलॉजी के एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। अगर आप रिस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि भोजन की पाचन कैसे होती है, उसके बाद ही तो टूटता है भोजन। और भोजन जब करते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है, जब हम भोजन करते हैं तो वो टूट के ऊर्जा मिलता है। इसीलिए जो है आपको पाचन देखना ज़रूरी पड़ जाएगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है मतलब श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र है ये। अगर थोड़ा मोड़ा ना भी दिखे तो चलेगा, हम बोल ही रहे हैं। और आप अगर वीडियो को ज़्यादा जो जल्दी देखना चाहते हैं तो आप जो है इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, या 1.5x में या फिर 2x में ऐसे करके देखिएगा तो आप जल्दी देख सकते हो। तो इसमें देखो क्या होता है, ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी सिस्टम है। सिस्टम जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि श्वसन तंत्र, कि इसमें जितने भी ऑर्गन है सांस लेने में जो हमको भूमिका निभाता है, नाक हो गया, फिर वहाँ पे ट्रेकिया आता है, उसके बीच में भी आता है नाक, ट्रेकिया, फेफड़ा, यहाँ तक भी जो है जो ब्लड के माध्यम से जाता है, उस सब सिस्टम जो है एक तरह की सिस्टम है। वो मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला देते तो वो सिस्टम बन जाता है। तो उसी तरह से हमारी श्वसन प्रक्रिया में जितने भी चीज़ भाग लेते हैं वो सिस्टम है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे, क्योंकि हमारे सांस ले रहे हैं तो उसका सिस्टम जितना है तो उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। जितने भी ऑर्गन भाग लेता है, शरीर के अंग जो भाग लेता है, उस सब को मिला के रिस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे मान के चलो कि हम बताए थे कि पाचन देखना जरूरी पड़ जाएगा। तो पाचन में क्या होता है, देखो जैसे हमारे भोजन पच गए तो भोजन को पचाने में शरीर को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता। उसके बाद भोजन पच जाता है, पानी के रूप में आ जाता है, तो वो ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो भोजन पचने के बाद ग्लूकोज का रूप ले लेता है और उस ग्लूकोज का पाचन होता है, उस ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है, तब हमको जो है ये हमारी बॉडी काम कर पाती है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला देख लो। जैसे भोजन के पचने के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है तो C6H12O6 बनता है। अब हम जब ये ग्लूकोज बन ही गया तो हमें सांस लेने की क्या ज़रूरत है, सांस लेने की इसलिए ज़रूरत है, इसको तोड़ने के लिए हमें O2 की मदद लेनी पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन की। इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। ऑक्सीजन मिलता है जब इससे, तब ये टूटता है। और टूटने के बाद हमको देखो क्या क्या मिलता है। एक तो CO2 मिलेगा, क्योंकि जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 जाता है कि नहीं। तो जब सांस लेते हैं तो O2 हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 जाता है, क्योंकि अभी टूट चुका है वो, इसीलिए CO2 बाहर निकलता है। उसके बाद जल मिलता है, H2O मिलता है, और उसके बाद मिलता है 38 ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो या 38 ATP लिखो या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा लिख दो, इतना ऊर्जा मिलता है। देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 6 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल। अब ये बैलेंस हो गया, देख लो। तो हमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज के पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ही ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है, इसका टूट जाता है, और टूट के क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर जल का यहाँ इसको टूटने के बाद जल भी बनता है, और 38 ATP बनता है। उसी 38 ATP ऊर्जा है, और इस ऊर्जा से हमारा शरीर काम कर पाता है। इधर उधर तोड़ भाड़ मचाते रहते हैं। इसी से जब भोजन करोगे तभी ऊर्जा मिलेगी, नहीं तो अरे बाप ऊर्जा ना हो तो रे बाप रे बैठल जे तो अरे बाप, तब बैठते हैं ना, छुइए ना कोई। हम जो है बड़ी ऊर्जा का हरास हो गए, तब कहते हैं, तब भोजन करते हैं, हाँ अब दिमाग काम कर रहा है। तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा था अभी, तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो 38 ATP मिलता है, वही 38 ATP 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। देखो ये ऊर्जा का एक भाग उष्मा में बदल जाता है उसमें मतलब हीट। इसीलिए जब हम जिंदा रहते हैं, मतलब कोई भी जीव जिंदा रहता है तो उसका शरीर गर्म रहता है। जिंदा आदमी का शरीर तो सब लोग छूता है, तो देख अब तो महसूस किए ही होंगे, जब आदमी या कोई भी जीव मर जाता है, आदमी जब मर जाता है, लाश का शरीर आप छूना, बिल्कुल ठंडा होगा लाश का शरीर, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो रही, ऑक्सीकरण नहीं हो रही है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीकरण नहीं होगी तो यहाँ पे ऊर्जा बनेगा नहीं और हीट बनेगा नहीं, तो ऑक्सीकरण के माध्यम से जो है हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, वही उसका कुछ हिस्सा हीट में भी ट्रांसफ़र होता है, तो हमारा शरीर गर्म रहता है। जैसे ही लाश बन जाता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, और जैसे सांस नहीं लेगा तो उसके शरीर में ऑक्सीकरण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, और वह ऊर्जा बना नहीं पाएगा, तो इसलिए उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है।
समझ रहे हैं। तो ये श्वसन की क्रिया एक कैटाबोलिक क्रिया है, मतलब अपचायी क्रिया है। कि अपचायी क्रिया का मतलब होता है बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाता है, छोटे अणु में टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारा जो ग्लूकोज, अभी भोजन, तो एक मान लो कि भात खाते हैं, तो भात खाने के बाद वो पानी के पसते पसते वो पानी के जैसा बन जाता है, इतनी छोटा तो बन गई। लेकिन अभी हम ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ये ग्लूकोज है ये टूटता है, तो हमें ऊर्जा मिलता है। तो अभी भी 1 यूनिट ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी बन रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा अणु है, अभी भी बड़ा अणु टूट के छोटे अणु में बदलता है, तब ये ऊर्जा देता है। इसलिए इसको कहते हैं कैटाबोलिक क्रिया। श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया है। देखो अब तो इतना करने के बाद ये समझ ही गए होंगे कि हम जो सांस लेते हैं तो उसके लिए हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी का जो ईंधन है, ईंधन वो हमारा ग्लूकोज होगा। इसीलिए तो गाड़ी में जो ईंधन होता है, डायरेक्ट तो गाड़ी पेट्रोल पी नहीं जाता है, उसे ऊर्जा में ही बदल के उसका यूज करता है। इसीलिए गाड़ी के लिए ईंधन क्या हो जाएगा, डीजल पेट्रोल। इसीलिए हमारा ईंधन जो है ग्लूकोज होगा, इसी से हमको ऊर्जा मिलता है। इसीलिए मानव शरीर का ईंधन क्या होगा, ग्लूकोज। देखो जो हम श्वसन लेते हैं, जैसे सांस छोड़ते हैं, लेते हैं सांस, इसको जो है नियंत्रित करने, इसको जो मापने के लिए एक यंत्र आता है, रिस्पेरोमीटर, क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी मीटर आता है। रिस्पिरेटरी मीटर से जो है हम उसको नाप लेते हैं। इसका जो मस्तिष्क का भाग है, ये मस्तिष्क की भाग जो है मतलब हमको जो पूरे शरीर तो का जो नियंत्रण होता है मस्तिष्क से ही होता है, ब्रेन से होता है। उस मस्तिष्क का जो कोई पार्ट, हर पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरुलाई जो है ये हमारे श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। श्वसन को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के भाग को कहेंगे पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दोनों मदद करता है। इसमें कोई ऑप्शन में आए तो मार ही देना दोनों आए तो दोनों में मार सकते हो। तो रिस्पेक्ट्रोमीटर जो है इसका उसको श्वसन प्रक्रिया को नापने का काम करता है। तो यहाँ तक अगर क्लियर करने के बाद अगर आए हम, तो हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं उसके बाद छोड़ना भी पड़ता है। तो इसी क्रिया को, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं। और ये 2 पार्ट्स में होता है, क्योंकि एक पार्ट्स तो हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो इसको कहते हैं निश्वसन, निश्वसन मतलब इनहेलेशन कहते हैं। इसको कहते हैं निश्वसन। देखो कितना छोटा अंतर है, निश्वसन है, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। अब देखो निश्वसन में हम सांस लेते हैं, और सांस कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से। जब वायुमंडल से सांस लेते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा नाक यहाँ से छांट के लेगा, ऑक्सीजनेट हो लोगा, ऑक्सीजनेट हो, ये तुम हटो, नाइट्रोजन हटो, कार्बन हटो, ऑक्सीजन ठो लेंगे, ऐसे करके हटो। तो ऐसे करके नहीं लेगा, नाक हमारा एकदम पहले एकदम धड़ल्ले खींच लेता है, आओ जो आना जाओ। तो इसीलिए हमारे शरीर में दूसरा गैस भी आ जाता है। जैसे हमको निश्वसन मतलब इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब अंदर जा। तो सांस जब हम लेते हैं तो उसमें कई सारे गैस भी आते हैं। देखो जैसे O2 का परसेंटेज जो होगा वो 21% होगा, 21%। CO2 का परसेंटेज कितना होगा, ये हो जाएगा 0.03%। ठीक है, और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, 78% होता है, 78। क्योंकि ये इतना, यही परसेंटेज वायुमंडल में भी गैस का पाया जाता है। इसीलिए क्योंकि हमारा नाक पूरे वायुमंडल से खींचता है, तो वायुमंडल में सभी गैस मिल रहता है, इसलिए आता है। और हालांकि बताएंगे कि कैसे हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को छांट लेता है, वो आगे बताएंगे। तो निःश्वसन जो है, देखो निःश्वसन मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से जो ये गैस लिए हैं फिर तो छोड़ना भी पड़ता है। तो जब छोड़ते हैं तो गैस का अनुपात देखो, यहाँ पे जितना सांस लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, लेकिन गैस का अनुपात बदल जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन कितना लिए थे, 21%, यहाँ 21% लिए थे ना, तो यहाँ आ जाएगा 17.6%, नहीं 17%, 17% है। ऑक्सीजन जब हम छोड़ते हैं तो इसमें 17% ही छोड़ते हैं। जैसे O2 है तो ये 17% है, ठीक है। CO2 है, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, ये 4.6 हो जाता है। देखो
क्योंकि हम 21% लिए थे तो 17 4 21, ठीक है। और हम CO2 कितना लिए थे 0.3। तो ये इतना मत समझना कि पॉइंट में जो वैल्यू यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इतना में वो होता ही है, मतलब जितना लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, इतना याद रखना। इसी को ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो हम ऑक्सीजन लिए थे किस, छोड़े कितना 17, कार्बन लिए थे 0.03%, छोड़े कितना 4.6। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का वहाँ यूज होता है, ऑक्सीजन जो वहाँ उपयोग होने के बाद ऑक्सीजन खर्चा हो जाता है, लेकिन उसके दौरान हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, जब छोड़ते हैं तो कार्बन निकलता है, उधिया गया निकल जाता है। तो नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है शरीर के अंदर, तो नाइट्रोजन उतना ही निकल जाता है, 78 जाता है, फिर 78 निकल के आ जाता है, फेफड़ा उसको जाने थोड़ी दे देगा। तो जब हम सांस कितना लेते हैं इतना, इस अनुपात में ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन 17 छोड़ते हैं, ये छोड़ने की क्रिया है, और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड 4.6%, नाइट्रोजन 78%। ये नाइट्रोजन है N2, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना। अब उसके बाद देखो क्या होता है, इतना समझ गए कि हम जितना सांस लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। इसी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। तो देखो, हम जो कोई भी जीव है वो सांस लेता है, सांस लेने में उसका एक सब ऑर्गन काम करता है, जितने भी ऑर्गन है सांस लेने का काम जो लेने में जो मदद करता है, उस सभी ऑर्गन को मिला के सिस्टम कहते हैं। लेकिन उस सिस्टम में भी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग, मतलब मुख्य अंग की बात करेंगे, कि जैसे मछली में हम कहेंगे कि मछली में सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य अंग कौन सा है, तो वो हो जाएगा गिल्स। कौन सा हो जाएगा? गिल्स। तो मछली में हो जाएगा गिल्स हो जाएगा। मानव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेफड़ा। तुम ये मत समझना कि नाक नहीं लेता है, नाक लेता है, लेकिन मुख्य काम फेफड़ा करता है। इसीलिए मुख्य ऑर्गन की नाम बात करें, मुख्य अंग की बात करें, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसीलिए मानव में फेफड़ा हो जाएगा, ये मछली में गिल्स हो जाएगा। जब एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे तो वो विसरण विधि द्वारा सांस लेता है, डिफ्यूजन फंक्शन के द्वारा सांस लेता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक कोशिकीय जीव में कोई नाक वाक नहीं होता, एक कोशिका लेके टहलते रहता है। इसी को झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली होता है अर्धपारगम्य। जब इसको ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन की, तो ये अपने से ऑक्सीजन इसमें चल जाता है, इसमें जब कार्बन बनता है तो ये अपने से निकल जाता है। इसी को कहते हैं क्या? विसरण विधि कहते हैं। तो विसरण विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव सांस लेगा। एक कोशिकीय जीव किससे सांस लेगा? विसरण विधि द्वारा। देखो, जो टेडपोल होता है, मतलब मेढक की बच्चे को टेडपोल कहते हैं। मछली में छोटकी छोटकी देखे होंगे, और उसको पकड़ के अगर पालते होंगे तो यहाँ जो है, और उसके बाद वो मेंढक बन जाता है। वो सोचते होंगे कि आप मछली के बच्चा पकड़े हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा होता होगा तो वो बड़ा हो जाता है, तो मेंढक बन जाता है। कहते अरे बाप रे, धोखाधड़ी हो गई, इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए जी, ये मेंढक बन जाता है। जो टेडपोल होता है किससे सांस लेता है? गिल्स से। वो भी गिल्स से सांस लेता है। लेकिन जब मेंढक बड़ा हो जाता है, फेफड़ा से सांस लेता है। जब ज़मीन पे रहता है मेंढक, जब बड़ा हो जाता है तो ज़मीन पे रहने के बाद मेंढक दोनों में रह सकता है, क्योंकि वो उभयचर है ना, तो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी। जब वो ज़मीन पे रहता है बड़ा मेंढक, तो फेफड़ा से सांस लेता है। जब वो पानी में रहता है तब चमड़ी से सांस लेता है। देखो, बड़ा मेंढक जब कीचड़ में फंस जाता है तो अपने पूरा जो शरीर का एनर्जी है सबको सांस लेने में लगा देता है, सिर्फ ब्रेन को एक्टिव रखता है। खींच रहा है, चमड़ी से सांस खींच रहा है, तो स्किन भी काम करता है बड़े मेंढक के लिए, देख लो, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि एक डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन कोई मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव है। पानी में रहने वाले हर जीव थोड़ी मान लो वो होता है क्या, मछली। तो वो उसमें नाक होता है, गिल्स नहीं। डॉल्फिन नाक से सांस लेता है। जैसे इसको सांस लेना होता है तो ये पानी के ऊपर आता है और एक बार में सांस भर लेता है आधा घंटा के लिए सांस भर लेता है। आधा घंटा तक पानी के अंदर रहता है। अरे इतने में सूत भी जाता है, सोना भी तो होता है उसको, रात में सोते रहता है आधा घंटा। जब सांस खत्म होने वाला होता है, सांस लेना है, चल ऊपर आता है, फिर सांस लेके चल जाता है, ठीक है। व्हेल का नाम सुने होंगे, वो भी नाक से सांस लेता है। उसमें भी पीठ पे, मतलब शरीर के ऊपर 2 नाक होता है। ऊपर आता है जब मतलब पानी की सतह पर, ऊपर पानी पर आता है, तो उसके बाद ऊपर से सांस ले लेता है नाक में, फिर अंदर चल जाता है, ठीक है। तो ऐसा सांस लेता है। एक आता है व्हेल की बात कर रहे हैं ना, तो उसी में
एक स्पर्म व्हेल आता है, स्पर्म व्हेल के उल्टी से मतलब वोमिटिंग से परफ्यूम बनता है, और बहुत महंगा परफ्यूम बनता है, उसके लिए बहुत प्रोसेस भी करना पड़ता है उसको, तो परफ्यूम बनता है। ये सब मैंने जो कहा डॉल्फिन और ये मतलब व्हेल सब, ये स्तनधारी जीव, अपने बच्चे को दूध पिलाता है, मछली नहीं है। सबसे बड़ा तो स्तनधारी यही है, व्हेल, धरती पर का, समझ रहे हैं आप। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मानव में अगर हम सांस की बात करेंगे, मानव ह्यूमन, तो हम सांस कहाँ से लेना शुरू करते हैं। जैसे मानव में हम सांस कहाँ ले, नासिका छिद्र है, ये नाक जो है ये इसी से तो सांस लेते हैं, और इसका पहला भाग जो है जहाँ तक बाल उल पाया जाता है, देख लो नाक में बाल पाया जाता है, इसको आदमी जो है जो सैनुल में जाके कटवाते रहता है, वो कटवाने का चीज़ नहीं है, अभी तुमको बताते हैं काहे नहीं कटवाना चाहिए, उसको कटवा देता है आदमी, पागल के जैसा काम करता है, बताओ। तो नासिका छिद्र है, जैसे मान लो देखते हैं ब्रेन अति नाक बन पाता है कि नहीं, ये ब्रेन हो गया जी, अरे बाप और देख लेना भाई, ये हम थोड़ी आर्टिस्ट थोड़ी है हाँ ठीक है, रहने दो, ये मुंह हो गया, ये नाक है। तो इसका जो पहला वाला भाग होता है जहाँ तक बाल उल पाया जाता है, ये नाक है, मान लो ये नाक है, ठीक है, यहाँ से ये मुंह है, हाँ, तो यहाँ का जो भाग होता है यहाँ पे बाल उल पाया जाता है, तो इसी को कहते हैं नासिका छिद्र, मतलब नॉस्ट्रिल कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। अब जब इससे हवा जब अंदर जाता है तो यहाँ पे बाल पाया जाता है, और हवा में जितना धूल कण के साथ जब हम खींचते हैं तो हवा में धूल कण भी रहता है, वो भी जाने लगता है, लेकिन ये बाल रोक देता है उसको, बाल पकड़ के रोक दे, उधर मत जाना, तो बाल रोक देता है। तो बाल का रहना जरूरी है, आदमी कटवा देता है लेकिन नहीं कटवाना चाहिए, नहीं। नासिका कपाट आता है इसके बाद, क्योंकि बाल जहाँ तक पाया जाता है वो आगे वाले छिद्र को नासिका छिद्र कहते हैं, इसके बाद नासिका कपाट में जाता है, मतलब नेसल वॉल्व इंग्लिश में कहते हैं। नासिका कपाट, ये नासिका कपाट नहीं, नासा छिद्र भी कह सकते हो इसको, नॉस्ट्रिल, नासिका कपाट है, इसको ये नसेल वॉल्व है, इसी में रहता है घ्राण क्षेत्र, मतलब ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहते हैं। उस घ्राण क्षेत्र से आदमी सांस ले पाता है, मतलब सुगंध ले पाता है, ठीक है, सुगंध ले पाता है, वो ब्रेन से जुड़ा रहता है, मतलब तो उस क्षेत्र से सुगंध ले पाता है। जैसे आपको कोई गुलाब देता है तो गुलाब से भी ज़्यादा आप सुंदर, आई लव यू टू, मार के चलो आई लव यू टू, सबसे आई लव यू टू कहेगा, पल नौकरी ले लो, आई लव यू टू कहते रहना, गुलाब सूंघता है, तो आखिर सूंघे तो होंगे ना कभी, मतलब कोई भी चीज़ की सुगंध आपको, तो कोई भी चीज़ का सांस सुगंध जो है ये ले लेता है कौन, घ्राण क्षेत्र। तो ये घ्राण क्षेत्र कुत्ते और बिल्लियाँ में ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए आप अगर मीट बना रहे होंगे जिस दिन, मीट मछलियाँ तो मीट सब, तो उस दिन कुत्ता जो है आ जाता है, अब बिल्लियाँ भी कहीं से आ जाती है, जबकि कभी दिखती नहीं है, तो वो बहुत दूर से ही सूंघ लेता है, उसमें सूंघने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। नासिका कपाट हो गया। इसके बाद आता है, जैसे देखो ये मान लो ये है नाक है आपका, ठीक है, और यहाँ से ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह है, ये भाग जो है आपका ये नाक है, ये मुंह है, और ये नाक से हमें सांस लेते हैं, नाक से हमें सांस, आदमी सांस लेता है, यहाँ पे दो पाइप रहता है, देख रहे हैं ये दो पाइप है, यहाँ से सांस आता है हवा, और यहाँ पे जो ये भाग होता है, जैसे यहाँ पे दोनों भाग मिल जाता है, यहाँ नाक का भाग देख लो और दोनों मुंह का भाग, इसीलिए जब आदमी दौड़ता है या फिजिकल काम करता है तो मुंह से भी सांस लेता है, जब दौड़ के कोई आता है उसका मुंह बंद कर देना, देखना अरे बाप खोलो मुँह, तो इसीलिए मुंह से भी हवा, दोनों इधर से भी हवा जाता है तो भी यहाँ मिलता है, इधर से भोजन जाता है तो भी मिलता है यहाँ, तो इसी भाग को जहाँ दोनों मिल जाता है इसको कहते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स कहते हैं, यहाँ भोजन और हवा दोनों आके मिलता है, ठीक है, इस भाग को कहते हैं फेरिंग्स। इसी के नीचे जस्ट रहता है लेरिंग्स, क्या रहता है, लेरिंग्स, इस फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी, लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ये स्वर तंत्र हिंदी में कहते हैं, मतलब इससे आवाज़ निकलता है, मतलब आवाज़, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसमें, फेरिंग्स से हमें आवाज़ निकल पाता है। तो जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो कहाँ से निकलेगा, फेरिंग्स से, लेकिन यही जगह पक्षी को फेरिंग्स का नाम रख दिया है पक्षी में,
मतलब पक्षी में आवाज़ निकालने का काम करता है फेरिंग्स, उसमें फेरिंग्स नहीं होता, इसीलिए एक ही तरह का आवाज़ निकाल पाता है। अब ये नहीं कहना कि तोता तो आवाज़ निकाल लेता, तो तोता एगो पक्षी आवाज़ निकाल दिया तो उसमें लेरिंग्स हो जाएगा तो उसमें देख लेना, तो लेरिंग्स है, ये आवाज़ मानव में निकालने का काम करता है, ठीक है। पक्षी में होता है स्टेरिंग्स। अब यहाँ पे ये जो लेरिंग्स है, इसी के ऊपर होता है एक एपिग्लोटिस का ढक्कन, एपिग्लोटिस का ढक्कन रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक पाइप है जो ट्रेकिया से जोड़ता है, मतलब ये ट्रेकिया है, इसको ट्रेकिया इसी को जोड़ता है। इस पर रहता है एक ढक्कन, ऐसे टाइप का ढक्कन। जब हम भोजन यहाँ से मुंह से करते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है ऐसे, और भोजन चल जाता है अपने भोजन वाले नली में, ग्रास नली में, समझ रहे हैं। भोजन चल जाता है उधर, लेकिन ये ढक्कन बंद कर देता है, ठीक है। अगर कभी भोजन थोड़ा ऊपर ही रह जाए तो हिचकी आने लगता है, तो पानी पीते हैं, ये दूसरा अंदर जाओ अंदर जाओ। जब भोजन करने लगते हैं तब ये बंद हो जाता है। इसका काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, बंद करने का, खोलने का, ठीक है। जैसे सांस लेते हैं, जब नॉर्मल अवस्था में रहता है तो ये खुला ही रहता है एक्चुअली, लेकिन जब भोजन करते हैं तो बंद हो जाता है, मतलब निकलने लगते हैं तो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप इतना चीज़ देख लिए हैं। अब आता है लेरिंग्स, फेरिंग्स। अब आता है क्या, क्योंकि अब लेरिंग्स जो है, ये लेरिंग्स इसको, फेरिंग्स को और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है। ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब वो श्वास नली। अब ये ट्रेकिया जो है एक पाइप के जैसा होता है, देख रहे हैं पाइप, जैसे मान लो ये ट्रेकिया है, तो यहाँ पे ऐसे एक कुंडल जैसा अब देखते होंगे कि रचना पाया जाता है। यहाँ कार्टिलेज का होता है, ये कार्टिलेज मतलब होता है उपास्थि, मतलब हड्डी का नॉर्मल वाला भाग है, ठीक है। अस्थि तो मतलब कठोर होता है, उपास्थि थोड़ा जो है नॉर्मल होता है, तो वो उपास्थि हो गया। इसको कहते हैं तो ये जो ट्रेकिया है आपको, तो इस ट्रेकिया में एक कुंडल जैसी रचना पाई जाती है, ये जो गोला घूम के, लेकिन ये पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पूरा गला घूम के आता है पूरे चारों बगल, ये सी के जैसा होता है, बस ये रचना कुंडल मार के रखता है ताकि ये पचके ना, ठीक है। इस सी के आकार के जो कुंडल है इसको कहते हैं हाइलीन का, हाइलीन है ये हाइलीन का कुंडल है, ये ट्रेकिया है। लेकिन ये ट्रेकिया उसके बाद बढ़ जाता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है यहाँ से, ठीक है। इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। इसको भी ब्रोंकाई ही कहते हैं, लेकिन दो भाग में बढ़ जाता है। इसके बाद ये ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे करके। इस ब्रोंकाई के बाद वाला बटा हुआ भाग को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स कहते हैं इस भाग को। लेकिन इसी भाग पे एक ऐसे करके रचना पाया जाता है, गोल गोल, ठीक है, गोल गोल रचना पाया जाता है। इस मुंह पर अंत वाला एंडिंग पॉइंट है, ब्रोंकियोल्स के लास्ट वाला पॉइंट, इसी में, इसी को कहते हैं फेफड़ा, ठीक है। ये फेफड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। तो ये फेफड़ा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वहाँ पे, माइक का तार जो है वो। तो ये फेफड़ा होती है मानव में दो फेफड़ा होती है। कितने फेफड़ा होगी, 2। अब ये फेफड़ा मान के चलो कभी एक फेफड़ा खराब हो गया तो मानव में 2 फेफड़ा होता है। एक फेफड़ा अगर खराब हो गया तो इसको काट के निकाल दो, कोई बात नहीं। अगर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो, कोई बढ़िया फेफड़ा ला के जोड़ दो। तो इसको कहते हैं मोनो लंग्स ट्रांसप्लांट। एगो फेफड़ा भी जोड़ सकते हो आप, अगर दोनों खराब हो जाए तो एक मिलता है तो ठीक, नहीं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फेफड़ा को हम एक फेफड़ा को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम फेफड़ा को, लंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अपने दूसरे फेफड़ा को अपने में लगा सकते हैं, यही है, दूसरे आदमी के फेफड़ा को। तो ये जो रचना है इसको कहते हैं एल्वियोली, मतलब लास्ट वाली भाग जो है, एल्वियोली कहते हैं। यही एल्वियोली ऑक्सीजन और दूसरे गैस को छांटने का काम करता है। तो ये हम लंग्स के बारे में जानते हैं। ये देखो, लंग्स
लंग्स बहुत कोमल अंग होता है, कभी आएगा ऑप्शन में लंग्स कोमल अंग होता है। देखो ये गुलाबी कलर का होता है, ये भी देख लेना, मतलब याद रखना लंग्स गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। और कैसा कलर, ये गुलाबी कलर का होगा और स्पंजी होता है, मतलब फूल पचक सकता है, मतलब थोड़ा सा स्पंजी होता है कि मतलब दाबते हो तो पचक जाएगा, ऐसा वाला। तो स्पंज नहीं देखे हो आप, नॉर्मल होता है बहुत कोमल। तो ऑप्शन में आएगा कि फेफड़ा होता है, उसमें रहेगा स्पंजी होता है, कोमल होता है, लाल रंग का होता है, इनमें से सभी। तो कौन में मारोगे, इनमें से सभी। तो देखो ये फेफड़ा हो गया, लेकिन ये फेफड़ा के नीचे एक होता है यहाँ पे डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। इस डायफ्राम का काम क्या है, देखो डायफ्राम वक्ष गुहा के नीचे, उदर गुहा के ऊपर रहता है। वक्ष गुहा मतलब छाती वाला, इसको कहते हैं छाती वाले खाली जगह को वक्ष मतलब गुहा कहते हैं, खाली जगह को गुहा कहते हैं, छाती को वक्ष गुहा। इस छाती वाले भाग को क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। पेट वाले भाग को उदर गुहा, उदर माने पेट और गुहा माने खाली जगह, तो पेट वाली जगह को खाली जगह उदर गुहा कहता है। इसी के बीच में होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम बहुत बहुत मतलब सेंसिटिव, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंस ऑर्गन होता है शरीर के लिए। अगर ये टूट जाए तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए गांव में कभी कभी देखते होगे कि बचपन में आप लोगों को पता होगा, ये दादी लोग बुला लेती, इधर आओ कौड़िया देखता है। यहाँ जो एक थोड़ा सा चपटा मतलब धंसा हुआ भाग, उसको गांव में कौड़िया बोलते, तो उसको जो ऐसे करके इतना जोर से ऊपर करता था कि बोलता तो कौड़िया तुम्हारा गिर गया। हम उसको ऊपर करते, ऊपर करने के चक्कर में मारने में लगी थी, उनको वो पता नहीं रहता है। पता रहता तो ये डायफ्राम तोड़ देती है ऐसे में। आदमी को बताओ, ये डायफ्राम टूटने के बाद साफ। इसीलिए ये डायफ्राम का काम देखो क्या है। जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में जाता है, जब फेफड़ा में जाता है तो हमें फेफड़ा को जगह चाहिए, तो ये डायफ्राम पचक जाता है, नीचे आ जाता है, तो फेफड़ा में जगह बन जाता है, तो सांस भर जाता है उसमें। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसी डायफ्राम जो है यही ऊपर चल जाता है, फेफड़ा सूट चिपक जाता है, मतलब जगह कम हो जाता है, तो सांस बाहर निकल जाता है। तो सांस छोड़ने और लेने में भी डायफ्राम का जो बहुत रोल होता है। गर्भवती महिला में तो डायफ्राम का बहुत रोल होता है इसमें सांस लेने में। तो आज तक इतना ही फेफड़ा के बारे में, और जो है इंटरनल श्वसन, एक्सटर्नल श्वसन, फेफड़ा के बारे में और सब जो एक क्लास और होगा श्वसन में, वो हम बाद में ख़त्म कर, दूसरी क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो दूसरी क्लास में दूसरी वीडियो देख लीजिएगा इसके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।